सभी साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को सूचित किया गया है कि जो आज 10 अगस्त रविवार को 9 बजे जो मीटिंग हमारी प्रस्तावित थी और जो अभी प्रेजेंट में हम सभी साथी लोग मीटिंग में हैं, तो इसमें जो हमारे पूरे देश से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे सीनियर पदाधिकारीगण सभी जुड़े हैं और इस मीटिंग में हम सभी साथियों को पूर्व सूचना आधारित सभी को अपनी राज्य कमेटी के साथ, अपने मंडल कमेटी के साथ, हमें पूरे सभी पदाधिकारियों के साथ इसमें बैठक में भाग लेना है। चूंकि अभी संख्या मुझे कम दिख रही है तो साथी अभी और जुड़ेंगे और आप भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें मीटिंग में ही और सूचना भेजते रहें, जिससे वो साथी समय पर जुड़े। आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही विशेष मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे संस्था के संस्थापक महोदय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे पूरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसमें हमारे मुख्य रूप से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स तीनों सभी के सामने जो आज की जो मीटिंग वेबिनार हो रही है उस पर अपनी चर्चा रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए आज का जो विषय है हमारा, जिसमें जो 2 अक्टूबर को, आगामी जो 2 अक्टूबर को अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम जो आयोजित करना है, वह किस प्रकार करना है, किस स्तर पर मनाना है। सभी साथियों को पूर्व में भी इस सब्जेक्ट को लेकर मीटिंग वेबिनार हो चुकी है। सबको इस कार्यक्रम को लेकर पहले भी अपने व्यू दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अंतिम आज जो फैसला होगा वो आज इस वेबिनार में होगा। और हमारा दूसरा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 दिवसीय बनना है, वह हम साथियों को सभी को निर्णय लेना है कि किस स्तर पर बनना है और किन किन पदाधिकारियों को इस अधिवेशन के रूप में आमंत्रित करना है, किनको बुलाना चाहिए, किनको नहीं बुलाना चाहिए, ये आप सभी लोग आज सामूहिक रूप से डिसाइड करेंगे। और आज हमारे इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्तागण होंगे, हमारे तीनों पूरे भारतवर्ष से 3 हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर राजा रमन आनंद सर है, इंजीनियर डीपी गोलिया सर है और माननीय शेषराव घागड़े सर है। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि मीटिंग में वो जुड़ गए हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चंद मनगोत्रा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बॉस सर। मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, पूर्व विधायक, SNP हमारे सामाजिक न्याय परिषद के संस्थापक हैं, धम्म सेवक संघ के संस्थापक हैं, आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बॉस सर। मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करने के साथ साथ मुझे आज इस वेबिनार को कंडक्ट करने की परमिशन दें और सभी साथियों के समक्ष आज जो जो सब्जेक्ट है उस पर 2 मिनट आप भी अपने विचार रखेंगे, माननीय संस्थापक महोदय जी। धन्यवाद योगेश गौतम जी। जी सर। जी सर। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, आ रही सर। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल, जिला के समस्त पदाधिकारी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा हमारे नेशनल चीफ सेक्रेटरी योगेश गौतम जी ने बताया आपको, तो इसके 2 विषय हैं। पहले हमने इसके 3 विषय रखे थे। पहला विषय है अशोका विजयदशमी या धम्म अशोका विजयदशमी भी हम कह सकते हैं उसको, या अशोक धम्म विजयदशमी।
ये नाम भी हम लोगों को रखना है। तो आज से 5 महीने, 4 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में लगभग 95% साथियों का मत ये था, सुझाव ये था कि ये अशोक का विजयदशमी हमको जिला स्तर पर मनानी चाहिए। तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई है कि क्या हम जिला स्तर पर इतने बड़े प्रोग्राम को करने में सक्षम हैं। क्या हमने अपने प्रदेश कमेटी, मंडल संभाग कमेटी और जिला कमेटियों को इतना शक्तिशाली, मजबूत बना दिया है, या फिर करना चाहते हैं तो कैसे किया जाए। जैसे अभी तक जो प्रोग्राम होते हैं, उसका स्वरूप होता है कि भाई एक मंच होगा, एक पंडाल होगा, हजारों लोग उसमें बैठेंगे, कुर्सियां होंगी, माइक होगा, उसके पर्चे छपेंगे, पोस्टर छपेंगे, होर्डिंग छपेंगे। इसके साथ साथ फिर हमारा चीफ गेस्ट कौन होगा, चीफ स्पीकर कौन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जत्थे होंगे जो नाटक और गीत और संगीत के माध्यम से अ, चक्रवर्ती धम्मप्रिय सम्राट अशोक के जीवन में बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 70वें धम्म दीक्षा के संबंध में बताएंगे, जिससे हम लोग अपने देश में रहने वाले करोड़ों लोगों तक सही मैसेज, धम्म की सही जानकारी उन तक पहुंचा सके। एक तो ये स्वरूप है। तो इस स्वरूप में चूंकि एक दिन ही हमको प्रोग्राम करना है, तो एक दिन प्रोग्राम करना है तो एक व्यक्ति एक ही जगह रह पाएगा। जैसे मैं हूं तो मैं एक ही जगह रह पाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो एक ही जगह रह पाएंगे, हमारे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं तो वो 3 जगह रह लेंगे, हमारे एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो वो एक जगह रह लेंगे। बस हमारे इसी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष है तो एक जगह रह लेंगे, उपाध्यक्ष है तो 2 जगह रह लेंगे, कहीं 5 हमारे प्रदेश महासचिव है तो 5 जगह रह लेंगे। इस तरह से इस पर हमें आज सीरियस होकर चर्चा करनी है। एक तो ये प्रोग्राम, तो ये, या एक दूसरा प्रोग्राम फिर ये हो सकता है कि 2 अक्टूबर 2025 अशोका विजय दशमी के लिए कुछ बड़े प्रोग्राम लगा लिए जाएं, और बाकी जिला लेवल पे हमारे साथी विश्व धम्म शांति यात्रा निकालें। विश्व धम्म शांति यात्रा यानी उसके स्थान तय कर लें कि भाई हम सुबह 8 बजे या 9 बजे बाइक, मोटरसाइकिलों के साथ, साइकिलों के साथ, पैदल, मेटाडोर में साउंड लगाकर, पंचशील के झंडों के साथ 5 किलो 4 किलोमीटर का एक जुलूस निकालने का प्लान कर रहे हैं कि भाई हम फला अंबेडकर पार्क से शुरू करेंगे और ये एरिया होते हुए हम यहाँ पे 12 बजे तक पहुंचेंगे या 11 बजे तक पहुंचेंगे। माँ फिर उसका समापन कर देंगे और समापन पे खीर बन जाएगी, खीर वितरण हो जाएगा या शरबत वितरण हो जाएगा। एक ऐसा स्वरूप भी हो सकता है, और उसमें टेंट लगाने की, मंच लगाने की और वीआईपी गेस्ट बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको हमारे जिले के और जो मंडल के साथी हैं वही उसको कंडक्ट कर लेंगे। एक ये स्वरूप हो सकता है जो मैंने सोचा है, जो मेरे दिमाग में आया है। जैसे महाराष्ट्र वाले साथी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका मन है कि साहब हमारे तो महाराष्ट्र के अधिकांश लोग नागपुर दीक्षा भूमि आते हैं, तो
नागपुर दीक्षा भूमि आते हैं तो हम तो ऐसा चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र राज्य का एक प्रोग्राम धम्म दीक्षा का नागपुर में ही रख लें, अपनी सुविधा अनुसार, कोई हॉल में या किसी ग्राउंड में। तो उनका ऐसा सोचना है। तो मुझे भी ये बात थोड़ा सा न्यायोचित लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अधिकांश लोग आते तो इवेंट के लिए हैं, मूवमेंट के लिए नहीं आते, महोत्सव मनाने के लिए आते हैं, मेला तमाशा का रूप लेके आते हैं, कोई आंदोलन का रूप उनका नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को जो हमारा मिशन है, प्रबुद्ध भारत बौद्धमय भारत, हमको इसे केवल उत्सव, इवेंट, मेला या महोत्सव तक सीमित नहीं रहने देना है। इसे जन आंदोलन में तब्दील करना है, जन आंदोलन में बदलना है। यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। तो अगर वो करना ऐसा चाहते हैं तो कहीं एक प्रोग्राम रखे जहां लोगों को, नव बौद्धों को दीक्षा दी जा सके, और दो चार ऐसे वक्ता भी हों जो उनका वीरेन वास कर सकें और धम्म के प्रति सही मैसेज, सही सूचना उन तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए ठीक है, मुझे महाराष्ट्र के साथियों का सुझाव पसंद है। बाकी वो और निर्णय ले लेंगे आपस में बात करके। वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे डॉक्टर भालेराव साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर चांगदेव साहब, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शेषराव घागरे साहब। बाकी दूसरे जिलों में क्या करना है, कैसे करना है, अ, क्या जिला लेवल पर जो पहले तय हुआ था उसको यथार्थ रखना है या उसमें कुछ बदलाव करना है। मध्य प्रदेश में हमारे हरवंश वृद्धि हैं, लंदन में रहते हैं। वो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑल वर्ल्ड का ट्रस्ट बनाकर अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में बुद्धिज्म के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा ये थी कि भारती जी इस बार सांची में आप एक प्रोग्राम लगाओ अशोका विजयदशमी को, और मैं सांची में मैं रहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में। तो मध्य प्रदेश की जो हमारी भोपाल और सांची जिला जिसमें आता है, उसका जो जोन है, या पूरा मध्य प्रदेश, जैसा मध्य प्रदेश के साथी चाहेंगे निर्णय अपना ले लेंगे, तो एक सांची में तो उनका प्रोग्राम लगाना चाहिए, ऐसी मेरी भी तमन्ना है। क्योंकि सांची हमारा विश्व पर्यटन स्थल है धम्म का, और बड़ा बड़ा मैसेज त्याग के लिए है। वहां का त्याग, चक्रवर्ती अशोक सम्राट जिसका समूचे जम्मू द्वीप में शासन था, ऐसे हमारे धम्म प्रिय सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु संघ में समर्पित कर दिया था, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा प्रेरणा का स्रोत है, जिसका भी प्रचार प्रसार हमको देश में करना चाहिए। यह है। दूसरा है 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन। तो इसमें हमें ग्रेड तय करना है। ग्रेड तय करना है। सबसे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ट्रस्ट परिषद के जो साथी हैं उनको तो अनिवार्य रूप से रहना है इस प्रोग्राम में जहां भी होगा ये। दूसरा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको रहना ही है। तीसरा, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश कमेटी है, कहीं 15 साथियों की है तो कहीं 5 साथियों की है, इस लेवल तक को तो रहना ही रहना है। अब इससे हमें आगे ये विचार करना है, क्या हमें मंडल के अध्यक्ष को और जिले के अध्यक्ष को भी बुलाया जाना चाहिए, है ना, या ना बुलाया जाना चाहिए। और चूंकि ये कार्यक्रम 3 दिन का होगा, लेकिन 5 दिन का आप इसको मानिए, 5 दिन का होगा ये। 12, 13, 14 अक्टूबर, ये 3 दिन प्रोग्राम होगा। 12 अक्टूबर के प्रोग्राम को विधिवत रूप से
संपन्न करने के लिए हमें 11 अक्टूबर के शाम को 3 बजे तक पहुंचना होगा। 11 अक्टूबर को शाम को 3 बजे तक। तो फिर नाश्ता वगैरह लेके, कुछ चाय वाय लेके 5 बजे हम पहले सेशन का प्रारंभ कर देंगे। परिचय वर्चय जो करना होगा वो कर देंगे। तो 11 ऐड हो गया। 12 को जो विषय तय होंगे उन पे चर्चा होनी है। 12, 13, 14 को हमारा धम्म प्रचार यात्रा रहती है, शांति वाली। करनी है कि नहीं करनी है, इस पे निर्णय लेना है। अभी तक करते रहे हैं, लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है। जब हम अशोका विजयदशमी को अगर देश भर में प्रभात विश्व धम्म शांति यात्रा निकाल ही लेंगे, तो फिर 14 को भी निकाली जाए, ऐसा कोई बहुत इसका औचित्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन 14 को भी हमको सुबह का सेशन लेना होगा, नाश्ता के बाद 12 बजे तक। और 12 बजे फिर सबको फ्री कर देंगे। अपना लंच लेकर, खाना खाकर लोग जाना चाहे जाएं, रुकना चाहते हैं रुकें, घूमना चाहते हैं घूमें, जैसा उनको लगे। तो इस प्रकार से, या जैसे हमारे पास 11, 12, 13 हैं, तो 12 या 13 में कहीं, जैसे अभी अजंता में प्रस्तावित है, तो अजंता में बुद्ध विहार की बहुत सारी गुफाएं हैं। तो सर्वसम्मति से जैसा आ जाएगा सबका विचार, एक दिन हम लोग टूरिज्म का भी रख सकते हैं। टूरिज्म का भी, कि भाई चलो सब लोग ग्रुप में एक दिन घूमते हैं, या तो 11 को ही घूम लेते हैं, है ना, या फिर 12 को, या फिर 13 को, या 14 को, जैसा भी ठीक लगेगा। जो होगा ठीक प्रोग्राम में सेट होगा, तो वो तय कर देते हैं। और ये 5 दिन का प्रोग्राम होगा। 5 दिन का होगा, तो इस पर लगभग पर व्यक्ति 10,000 का खर्चा आने वाला है। 10,000 का खर्चा आने वाला है। तो कुछ साथी तो ऐसे हैं जो कहते हैं साहब इंडिविजुअल, मतलब मैं अपने 10,000 दे दूंगा, वो सक्षम है। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। और वो ऑप्शन है कि हम केंद्रीय कार्यालय को के मेंटेनेंस कूपन से हम केंद्रीय कार्यालय के लिए सामाजिक सहयोग अर्जित करें, या फिर हम मेंबरशिप अर्जित करें। जिनको जाना है वो कम से कम 100 मेंबर बनाएं। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था लुम्बिनी वाले प्रोग्राम में, और वो सबसे पहला प्रोग्राम था। इतना अच्छा होने के बाद, इतना बढ़िया व्यवस्थाएं होने के बाद, उसमें 4.5 लाख रुपए बचे थे। बाकी आज तक जितने प्रोग्राम हुए हैं, सब में घाटा जाता है, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 1 लाख का। तो हम उसे भी कर सकते हैं। और इससे हमारे दो फायदे हैं कि मेंबरशिप भी हमारी बनेगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। जिला लेवल से एक निकल कर भी आएगा रेशियो कि भाई किस किस जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कितने मेंबर हैं। तो इसमें भी विचार किया जा सकता है। और तीसरा था C2C। C2C माने आर्थिक रूप से, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संत गुरुओं का जो आंदोलन है, बहुजन संत गुरुओं का, बुद्ध का, साहू का, फूले का, संत रविदास का, कबीर का, ये आंदोलन स्पीड क्यों नहीं पकड़ पा रहा? जब स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसके बीच का हम मूल जब उसकी खोज करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्थिक समस्या है, पैसे की समस्या है ना। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, और बड़ी तेजी से उन्हें खत्म किया जा रहा है। और चूंकि नेटवर्किंग आ गई है, मॉल सिस्टम आ गया है, तो जो छोटे छोटे दुकानदार थे, कारखानेदार थे, वो भी बहुत जल्दी बेरोजगार होने वाले हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे बहन है, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो भी बहुत बड़े बेरोजगार हैं। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बहुत बड़ी चाहत थी, आर्थिक मूवमेंट। और इसीलिए उन्होंने आर्थिक रूप से लंदन से
पीएचडी की थी, उनके पास बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन समय नहीं मिला उनको। मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी उनकी भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और उन्होंने, तो मैं समझता हूँ ठीक, तो कम से कम देश भर में 1,000 से ज्यादा उन्होंने सेमिनार और जनसभाएं आयोजित की थी। आर्थिक मुक्ति आंदोलन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन अर्थात जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, वो हमारे लोग ही करते हैं, बहुजन समाज के लोग ही करते हैं, और उपभोक्ता भी बहुजन समाज के लोग ही हैं। 100 में से 85% उपभोक्ता भी हम हैं। और बीच में जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, पैसे वाले लोग कह सकते हैं, उन्हें कारपोरेट कह सकते हैं, धन्ना सेठ कह सकते हैं, तो वो इसका 75% बेनिफिट लेते हैं। हमारे जो इस पे उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको उनकी मेहनत मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पाती, और उपभोक्ता के रूप में हमको भरपूर पैसा देना पड़ता है। मतलब जो साबुन 10 रुपए में तैयार होता है, वो साबुन हम 50 रुपए में खरीदते हैं। तो ये बीच के 5-6 दलाल लोग वो सारा मार्जिन खा जाते हैं। तो इस पर आज चर्चा नहीं करनी है, ये मैंने आपके बीच में छोड़ दिया है। एक दो साथी का ऐसा विचार था, मेरे तक ये बात पहुंची है कि भाई क्या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग क्या कारोबार बिजनेस में लगने वाले हैं? अब बिजनेस में लगेंगे, कारोबार करेंगे, धंधा करेंगे। तो मैं ऐसे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि C2C का जो मूवमेंट हमको चलाना है, मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक आंदोलन के तहत आत्मनिर्भर बनो, मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो। ये मूवमेंट जो हमें अपने युवा साथियों के लिए, पढ़े लिखे बेटे बच्चों के लिए तैयार करना है, तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आंदोलन नहीं है, न ये सामाजिक न्याय परिषद का आंदोलन है, न ये धम्म सेवक संघ का आंदोलन है। इसमें जो साथी स्वेच्छा से जुड़ना चाहें, उनका सम्मान है। ये 100% कारोबार है, बिजनेस है। 100% ये कारोबार है, बिजनेस है। समझ रहे नहीं? इसमें कोई किसी पर प्रेशर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई खुशामद नहीं है, कोई निवेदन नहीं है। जिसको ठीक लगे, इसमें कई स्टेप बनाए जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। स्टेप 1 में ऐसे लोग होंगे जो 25-25 लाख रुपए का इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप 2 में ऐसे लोग होंगे जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप 3 पे ऐसे लोग होंगे जो 5 लाख का इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप 4 पे ऐसे लोग होंगे जो 2 लाख का इन्वेस्ट करेंगे। और स्टेप 5 पे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करेंगे। एज ए ये शेयर होल्डर रहेंगे, जिसका जितना लगेगा उसको उतना प्रॉफिट उसमें से मिलेगा, जो भी होगा। इस पे डिटेल में बात करेंगे बाद में। चूंकि मुझे कुछ साथियों ने बताया कि सर ऐसी चर्चा कर रहे हैं लोग कि भारती सर क्या अब कोई कारोबार खोलने जा रहे हैं, उद्योग खोलने जा रहे हैं। हाँ, वाकई वाकई 1987 में हमने अपनी चलती हुई टॉप की फैक्ट्री में ताला लगाया था, मिशन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने लिए नहीं करना चाह रहा, अपने लिए ये करने का प्रोग्राम नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहा हूं मैं 10 वर्षों से, पिछलों से। और इसके लिए मैंने कई कंपनियां ज्वाइन की हैं। कई कंपनियों के, बिजनेस कंपनियों का मैं 3-3 घंटे, 5-5 घंटे उनका प्रशिक्षण लेता हूं, सेमिनार अटेंड करता हूं। और उसमें 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपया हमको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। ये बड़ी बड़ी होटलों में होती हैं, जेपी में, अमर में। तो वहां मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं वो बिजनेस करने जा रहा हूं। मैं इसलिए जाता हूं कि ये जो खास करके 100% वो अपर कास्ट के हाथ में है, वो सारे बिजनेस। हम SC ST OBC के लोग तो उसमें शून्य है, जीरो है, कोई परसेंट नहीं है। अपवाद स्वरूप कोई एक आध कहीं फिट हो गया हो। तो मैं सीखने के लिए जाता हूं। तो ये मैं अपने लिए नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूं।
नाती बेटों के लिए करना चाहता हूं। जो आज 5-5 वर्ष के हैं, 10-10 वर्ष के हैं, उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई एक ग्राउंड ऐसा बना के खड़ा करना चाहता हूं। मेरी तमन्ना है कि वो किसी बनिया की फैक्ट्री में गुलामी करने के लिए मजबूर ना हो, खुद के मालिक हो। पैसा चाहे कम कमाए, 10,000 महीना कमाए, कोई बात नहीं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बिजनेस। मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो, उसका स्लोगन होगा। तो आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हमको सिर्फ दो ही पॉइंट पे चर्चा करनी है कि अशोका विजय दशमी को कैसे हमको सेलिब्रेट करना है, क्या स्वरूप होगा उसका, और 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें किस स्तर तक के साथियों को सम्मिलित करना है, इस पे आप सबके राय होगी। हमारे चीफ गेस्ट दो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे इंजीनियर वनगोत्रा साहब, और तीन हमारे विशेष अतिथि हैं, तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। और मैं योगेश गौतम साहब से अब रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये रिक्वेस्ट कर लें सबसे कि किसी को भाषण नहीं करना है, संबोधन भी नहीं करना है। सिर्फ अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी को संबोधन करते हुए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BS बौद्ध साहब, या आज की वेबिनार की अध्यक्षता मैं कर रहा हूं, तो नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। जैसे हाउस चलता है, पार्लियामेंट चलती है या विधानसभा चलती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं वो कभी पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं लेते, वो केवल सभापति महोदय या अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, है ना। तो सिर्फ ऐसे ही कहकर हमको समय को बचाना है। 11 बजे हमको खत्म करनी है मीटिंग। तो योगेश गौतम साहब समझ गए मेरी बात? जी 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 सर। जितने साथी लोग मेरी बात समझ गए वो ऐसे करिए, थम्स करिए। खेमचंद सोलंकी साहब आप नहीं समझे? जो थम्स नहीं कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, या तो वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे या वो बात समझे नहीं। जो थम्स कर रहे हैं मैं देख रहा हूं सबको, तो मैं समझ पा रहा हूं कि वो समझ गए हैं। बच्चू सिंह इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं हमारे, बाबूजी समझ गए हैं। जो समझ गए हैं, बाबूजी, घनश्याम बाबूजी, चलिए ठीक है। तो रखिए इन 2 पॉइंटों पे, आज C2C पे आज चर्चा नहीं होगी, केवल 2 पॉइंट पे चर्चा होगी। धन्यवाद। योगेश गौतम जी, आप विधिवत रूप से कार्रवाई संचालित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।